हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नसर जावेद फ्रॉम डॉक्टर स्टूडियो। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से हम यूके के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम यूके में सेटलमेंट ऑप्शंस पे डिस्कस करें और मेनली हम स्टूडेंट रूट पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल वहाब खालिक, जो कि एक पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट हैं और बायोमेडिकल साइंटिस्ट हैं और यहाँ पे टीचिंग भी करते हैं और उनके स्टूडेंट रूट पर बहुत अच्छी ग्रिप है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे अपनी ऑडियंस से मुखातिब होने का मौका दिया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो आवाम तक वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जाता है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो वैलिड भी होती है और उनको इन्फॉर्मेशनल सेंसिटिविटी का भी पता होता है। तो ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई डू अप्रिशिएट, बल्कि हमारी ऑडियंस को भी इस काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं डॉक्टर साहब से कुछ कॉमन क्वेरीज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आना चाहते हैं उसके बारे में कुछ सवाल इनसे करूँगा। स्टूडेंट रूट को डिस्कस करने से पहले आपसे एक इनफॉर्मल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आप यूके कब आए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये वैसे डॉक्टर साहब आपने बहुत वो कह लें कि एक डायनामिक सा क्वेश्चन कर लिया है। मैं पहला तो जो जवाब है वो तो उसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि 3 महीने पहले मैं यूनाइटेड किंगडम में आया था, यूके आया था। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें मैं कहता हूँ इट वॉज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला और इट वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी पॉजिटिव एडिशन। अगर मैं सिंपल 2-3 लफ्ज़ों के अंदर बोलूँ, हर एक इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेरा यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेहतर था। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल की, तो पाकिस्तानी स्ट्रगल जो है उसका उतनी शायद आउटपुट नहीं मिलती। यहाँ पे भी आगे स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन यहाँ स्ट्रगल के अंदर ना आउटपुट बहरहाल मौजूद है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप टीचिंग करते हैं और आपका बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलना जुलना है, उनसे मुलाकात होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये रिकमेंडेड रूट है या नहीं? डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ एक्सपोजर है वो 2 तरह से है। एक तो मैं एक्टिव टीचर हूँ, टीचिंग करता हूँ और स्टेम लर्निंग के अंदर मेरे लैब प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट मुझे ये रूट इतना अच्छा वो अट्रैक्टिव लगा कि मैं खुद भी मतलब अपनी मेडिकल स्पेशलाइजेशन के अंदर मैं मास्टर्स जो है मैंने स्टार्ट करने का सोचा हुआ है कि मैं वंस इन माय लाइफ में कोई मास्टर इन डर्माटोलॉजी, क्लिनिकल डर्माटोलॉजी या फिर सर्जरी वगैरह करूँगा। तो रिकमेंडेड है या नहीं रिकमेंडेड, ये तो आउट ऑफ द डिस्कशन है, ये बंदे पे डिपेंड करता है। अगर आप कैटेगराइज करें डिफरेंट स्टूडेंट्स को, हर एक इंसान का डिफरेंट कैलिबर होता है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कम से कम साइंसेस के स्टूडेंट हैं, मोर कॉमनली मेडिकल स्टूडेंट हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं। उनके पास हमारे वो जो साउथ एशियन रीजन है वहाँ उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। अगर वो यहाँ आते हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, उसके बाद उनके सेटल होने के चांसेस बहुत मैक्सिमम होते हैं। इवन अब तो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए स्लॉट्स नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो अगर स्टूडेंट रूट के ऊपर बंदा यहाँ पे आता है तो कम से कम जो मैंने मेडिकल स्टूडेंट के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, स्पेशली स्टेम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो उनके लिए बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मतलब वो यहाँ पे ना सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना बुकिंग की टेंशन है उनको, ना कोई और चीज़। और इसके अलावा एक अमेजिंग चीज़ जो मुझे पता चली, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप नॉन रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो यहाँ मैं एक ऐड करूँगा बात, जो स्पेशली आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप हैं जो हमारे कंट्रीज़ के अंदर पढ़ाए जाते हैं, उन बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, तो वो यहाँ पे आके लो ग्रेड जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। उनके लिए मैं समझता हूँ कि रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर कोई शार्प है, ज़हीन बच्चा है, इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर अल्लाह ने स्किल्स रखी हुई हैं, जो स्किलफुल पर्सन है, वो यहाँ आके अगर स्ट्रगल करेगा तो उसके बदले में उसको आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो आप ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट मैं मिस कर गया था, आपने हाईलाइट किया, शुक्रिया जी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली अगर वो मास्टर वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि देखें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की जॉब जो है ना वो डिपेंड करती है, डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, इट डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री। और यहाँ आपको पता है कि जो यूरोपियन नेशंस हैं, यहाँ की जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर तो बूम रहता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी ज़्यादातर जो हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। दैट्स वाई छोटा सा मुल्क है यूनाइटेड किंगडम, ये कोई इतनी बड़ी टेरिटरी नहीं है, हमसे तो कम पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी ये दुनिया की 5वीं-6ठी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है। इसकी वजह ये है कि इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को मैं अपनी ऑडियंस को भी समझाऊंगा कि हमारे यहाँ एक फार्मर है, वो सारा साल फसल जो है वो उगाता है,
वो उस फसल की उस आउटपुट जो है वो 1 एकड़ से 40-50 जो मन वो आई थिंक सो इतनी वो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो सारा साल की उसकी मेहनत है। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये टेक्नोलॉजी बेचते हैं, एक मोबाइल फ़ोन आईफोन बेचते हैं, 1 साल की प्रोडक्टिविटी आपकी ख़रीद लेते हैं। तो इनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इक्विप्ड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ना कि वो सिर्फ नाम के इंजीनियर हों। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑप्शंस क्या क्या हैं? डॉक्टर साहब, अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑप्शंस की बात करूं तो ये सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को कैटेगराइज डॉक्टर साहब करते हैं ना, तो इसमें मैंने जो देखा है, जो मेरा नाकस एक्सपीरियंस है, वो मुझे ये बताता है कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3 लेयर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की। अगर नंबर 1 पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जिनकी जो वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। लाइक उसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसमें UCL है, उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये वो अदारे हैं जो ग्लोबली रिकमेंडेड हैं। एंड दूसरे नंबर पे आ जाती हैं मीडियम लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये प्राइवेट कॉरपोरेशंस भी इसके अंदर शामिल हैं। और इन यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन है, BPP है, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, और बर्मिंघम कॉलेज यूनिवर्सिटी है, BCU, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है। दीज आर द यूनिवर्सिटी जो कि मीडियम कैटेगरी एंड इससे बिलो कैटेगरी के भी इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। लेकिन उनको मैं कतई रिकमेंड नहीं करता अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये यूके की हिस्ट्री ऐसी रही है। ये मिथ है या इसकी हिस्ट्री ऐसी है या कोइंसिडेंस है, मैं इसके ऊपर कोई एब्सोल्यूट ट्राई नहीं दे सकता। लेकिन अवाम, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरा इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ, ये मुझे बताते हैं डॉक्टर साहब कि 2012 में ओलंपिक्स होना थे, तो इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो धड़ाधड़ जो है वो ओपन की और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए अवाम को बुलाया। जैसे ही इनकी इकोनॉमी थोड़ी बहुत ट्रैक के ऊपर आई, इन्होंने ओलंपिक कंडक्ट करवा लिए 2012 के, तो इन्होंने स्टूडेंट्स को वो निकालना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली उन यूनिवर्सिटी को कैंसिल किया जो जिनके अंदर कोई बेसिक क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैं अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करूँगा, जो अपर कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत टफ है, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर स्कोर ज़्यादा चाहिए, उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, स्पेशली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया। और जो मीडियम कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन आ जाती है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी आ जाती है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो ज़रा नरम है, सॉफ्ट है। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे फ़ी वगैरह कम है, तो इनमें स्टूडेंट आ सकते हैं और दे आर लाइकली टू बी रिकमेंडेड बाय मी, क्योंकि इनके PSW वगैरह भी मैंने इन स्टूडेंट के अंदर देखा है कि उनको वर्क वीज़ा भी मिले हुए हैं जो इनके ग्रेजुएट हैं। तो आई विल रिकमेंड द सेकंड कैटेगरी, नॉट द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी की निशानियाँ ये होती हैं कि ये यूनिवर्सिटियाँ तो मतलब यानी आप कह लें कि बहुत छोटी छोटी घरों में रजिस्टर हुई होती हैं, एंड स्पेशली इनको रिकमेंड करते हैं हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए भाई एजेंट हैं ना, वो इनको रिकमेंड करते हैं, शायद उनका कमीशन वगैरह का सीन होता है। डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जब वो आउट ऑफ द कंट्री मूव करना चाहते हैं, जैसा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या दूसरा यूरोपीय ममालिक। तो आप कौन से कंट्री को रिकमेंड करेंगे? यहाँ ये बड़ी वैसे आपने खूबसूरत बात की है कि वो एक पुरानी कहावत है कि ये एक हिजरत है, माइग्रेशन है, एंड माइग्रेशन इज़ पेनफुल बट फ्रूटफुल। तो जब आपने माइग्रेट ही करना है तो ग्लोबल डेस्टिनेशंस भी हैं, जिसमें US भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, एंड दूसरे यूरोपियन जो है वो नेशंस भी हैं। तो मैं किसको रिकमेंड करूँगा, तो ये कंट्री टू कंट्री हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर स्पेशली मेरे मुखातिब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए US या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, दीज आर द ऑप्शंस। बट यहाँ वीज़ा रिफ्यूजल की रेशो बहुत ज़्यादा है, वीज़ा लेना यहाँ बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से ये रिस्की काम है। क्योंकि पास्ट में भी मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया में, ही इज़ डॉक्टर एंड वो पब्लिक हेल्थ को परसू करना चाहते थे, बट उनका भी लास्ट टाइम पे जाके उनका वीज़ा रिफ्यूजल आया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है। तो अब देखें, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा, इवन न्यूजीलैंड, ये इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। हमारा लैंग्वेज बैरियर है जो हमें जो दूसरे यूरोपीय मुल्क हैं उनके अंदर करियर हम बना नहीं सकते, परसू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। हम तो सिर्फ इसी में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि जो साउथ एशियन नेशंस हैं डिफरेंट, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इवन अफगानिस्तान की अवाम भी आपको मिलेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर के ऊपर, आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिल जाएंगे आपको बहुत सी अवाम।
तो कहने का मकसद ये है कि हम इंग्लिश तो समझ भी लेते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, लेकिन वो डच बोलना, वो पॉलिश बोलना या फिर रोमानियन लैंग्वेज बोलना, इट इज़ इंटायरली टफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इवन। एंड बोलना तो बात की स्टेज है ना, इवन अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमारे पास सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो डेस्टिनेशन बचती हैं, और उन डेस्टिनेशन के अंदर भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं, लाइक मैं नेपाल को मेंशन नहीं करूँगा, या बाकी जो एशियन नेशंस हैं जिसके अंदर लाइक आप कह लें कि गल्फ रीजन आ जाती है, इनको तो यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट दे आर बेटर डेस्टिनेशन एज कम्पेयर विद द यूनाइटेड किंगडम इन टर्म्स ऑफ इनकम। लेकिन ये इनके लिए सूटेबल है, लेकिन जो हमारे जो कंट्री फेलोज हैं उनके लिए वीज़ा जो ट्रबल्स हैं वो उनके लिए सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन को वो जो है वो प्रोमिनेंट कर देती हैं या उनके लिए सूटेबल होती है, वो यूके ही है। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के लिए मेन इंटेक्स कौन कौन से महीने में होती हैं और इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है? ये यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ इनटेक्स के बारे में, तो देयर आर 2 मेजर intakes फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज सम बेटर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। वो एक जनवरी इनटेक्स है और दूसरे नंबर पे सितंबर इनटेक है। तो जो जनवरी इनटेक है वो उसके एडमिशन्स के लिए बच्चे को अप्लाई करना पड़ता है ऑल द वे फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हैं। और चूँकि आजकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यूके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो 6 मंथ्स का मार्जिन अपने जो है वो माइंड के अंदर रखें। अगर सितंबर इनटेक में कोई बच्चा आना चाहता है तो उसको जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड करना स्टार्ट कर देनी चाहिए इवन इन द फरवरी और द मार्च। ये 2 महीने हैं जिनमें उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ यूँ है कि आप कम से कम ग्रेजुएट हों अगर आप मास्टर्स के लेवल पे आना चाह रहे हैं, और आपका जो इवन आपने इंटर किया हो अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल पे आना चाहते हैं। इसका मतलब आप बैचलर्स करने भी यूके आ सकते हैं? जी, आप बैचलर करने भी आ सकते हैं और आप मास्टर्स के लिए भी आ सकते हैं। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट्स को बैचलर्स करने आना चाहिए या मास्टर्स करने आना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा वैसे खूबसूरत बात की है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, इससे बड़ी ऑडियंस को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो बैचलर वाला रूट है वो ज़रा टफ है, उसमें एक तो फ़ीस ज़्यादा है, दूसरा उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। एक तो अडेप्टेशन, बच्चा जो हमारा इंटरेस्ट के लेवल से पढ़ के यहाँ बैचलर के ऊपर एडमिशन लेता है तो वो अडेप्टेशन के अंदर ही 1 साल उसको रिक्वायर होता है। और बहरहाल मेहनत के बाद यहाँ फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स अगर देखे जाएँ वो ज़्यादा हैं। मेहनत भी है लेकिन कामयाबी बहुत ज़्यादा है। जब बच्चा अडेप्ट कर जाता है इन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें सीख जाता है, देन उसके लिए जॉब शॉप सर्च करना वो इजी होता है। लेकिन ज़रा बैचलर का जो आप कह लें ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक 3 साल बच्चे को कम से कम देना पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को, तो 3 साल की इसकी स्ट्रगल है। ये रूट्स ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि उनको सिर्फ 1 साल की डिग्री करनी है और वो भी जो डिग्री है उसमें वीकली 1 या 2 क्लासें होती हैं। गालिबन जितने भी मैंने स्टूडेंट से मिला हूँ वो बहुत ही हार्डली चंद एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वीकली को 3 दिन जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वीकली 2 क्लासें हैं, तो साल के अंदर भी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती। 1 साल में डिग्री ख़त्म हो जाती है और उनको वर्क वीज़ाज मिल जाते हैं। उनका ट्रैक जो है वो ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर्ड विद बैचलर स्टूडेंट। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया की आपने बात की, तो यहाँ एक लैंग्वेज टेस्ट जो है ना वो बड़ा मैंडेटरी होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि बच्चों को आइल्स देना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहता है कम से कम वो आइल्स एग्ज़ाम दे, ताकि जो आइल्स है ये आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छे बैंड्स लेते हैं तो ये एक ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री है आपके पास। मैं डिग्री तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो जॉब सर्च, जितनी वाइट कॉलर जॉब है मैंने देखा है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनको मिलती है, उनके अंदर आइट्स का जो उनके आइट्स के बैंड हैं उनका भी रोल होता है। और इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट है, डोलिंगो है, PTE है, ये डिफरेंट टेस्ट हैं। लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि आइल्स दें और अच्छे बैंड्स लें, फिर इनके लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका पाथ से बहुत आसान हो जाता है। आप अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे कि उनको खुद अप्लाई करना चाहिए या एजुकेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई करवाना चाहिए? ये वैसे आपने बहुत एक ना सुपर क्वेश्चन पूछा है। मुझसे भी आवाम बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करती है। तो बहुत से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं जो पढ़ने आते हैं उनसे भी मैं ये ख़ास तौर पे मैं पूछता होता हूँ कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था, आपने कैसे अप्लाई किया।
तो मुझे 90% स्टूडेंट्स वो मिलते हैं डॉक्टर साहब, जो कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी 90% स्टूडेंट्स वो मिलते हैं जो वाया एजेंट अप्लाई करके आते हैं। कोई 10% होते हैं, या 10% मैंने परसेंटेज ज़्यादा बोल दी है, जो खुद अप्लाई करते हैं। तो अगर तो ये जो स्टूडेंट हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, उनको अप्लाई करना आता है, कोई मिस्टेक नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आते हैं, तो इनको खुद अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो वाया एजेंट, काफ़ी रिकमेंडेड एजेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो कि साउथ एशियन नेशंस के अंदर मौजूद हैं, उनके ज़रिए अप्लाई करवा लें। लेकिन फ़ी वगैरह देते हुए, या फिर इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस देते हुए, या फिर वीज़ा अप्लाई करते हुए कम से कम जो पेमेंट्स हैं वो अपने कार्ड के थ्रू करें। इस तरह उनके पैसे वगैरह बच जाएंगे। ये मुझे, जो मेरा नाक़िस इल्म है, वो मुझे ये बताता है कि स्टूडेंट कोई एप्लीकेशन के प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दे कि उसको ऑफ़र लेटर ना आए, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। इस रिस्क की बजाय वो थोड़े बहुत पैसे देकर वाया एजेंट जो है वो अप्लाई कर दे, कम से कम उसकी ऑफ़र लेटर जो है वो इंश्योर हो जाएगा। लेकिन फ़ी देते हुए, वीज़ा अप्लाई करते हुए वो कम से कम इन बातों का ख्याल रखे कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज भरना है, IHS की फ़ी वगैरह देनी है, तो वो अपने कार्ड के ज़रिए पेमेंट करे ताकि उसकी जो है वो पैसे बच सकें। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में मास्टर्स करने के लिए आना चाहते हैं, तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट क्या है यहाँ पे आने की? बिल्कुल, इसका इनिशियल डिपॉजिट कितना है और स्टूडेंट्स को बाद में कितनी फीस पे करनी है? डॉक्टर साहब, अगर आप फीस की बात करते हैं तो ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना रूल है। लाइक अगर मैं बात करूं मीडियम कैटेगरी यूनिवर्सिटीज़ की, मैं पहले बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं साउथ एशियन नेशन से इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। तो इसमें कवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करें, हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर BPP की बात करें, या इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, दे आर इन द रेंज ऑफ 12,000 GBP टू 16,000 GBP। कवेंट्री यूनिवर्सिटी की ज़रा फ़ीस ज़्यादा है, उनका इनिशियल डिपॉजिट भी ज़्यादा है। बाकी तकरीबन सारी जो मैंने यूनिवर्सिटी 2-3 के नाम लिए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि 5,000 से 6,000 का इनिशियल डिपॉजिट वो जमा करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जो अगर यूनिवर्सिटी आपकी ऑफ़र आपको एक्सेप्ट करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनाइज करती है, अगर वो आपको एडमिशन देना चाह रही है, तो उस सूरत हाल में वो आपको मेल करती है और आपको दोबारा से वो जो है उनकी कंडीशंस फिल करना पड़ती हैं। एक लेटर भेजते हैं जिसको टेक्निकली कहा जाता है कंडीशनल ऑफर लेटर। यानी आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने इनिशियल लेवल पे स्क्रूटिनाइज करके एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपको वो कंडीशनल ऑफर लेटर भेज देंगे जिसके अंदर कंडीशंस होंगी। कंडीशंस के अंदर नंबर 1 आपको फ़ी पे करना पड़ेगी, जो कि इनिशियल डिपॉजिट कहलाता है 5,000 से 6,000 इस ब्रैकेट में। और उसके बाद फिर फर्दर कंडीशंस के अंदर आपको आपकी डिग्रीज प्रोवाइड करना पड़ती हैं। ट्रांसक्रिप्ट से कम कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते, कोई रिजल्ट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। आपको यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये भी चंद एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। ये आपकी जो पेरेंट यूनिवर्सिटी है ये जारी करती है कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था आपकी ग्रेजुएशन के अंदर वो इंग्लिश था। और इसके अलावा अगर आप हाई क्लास यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ फीस स्ट्रक्चर जो है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा उसका डिफरेंस है। आप कह लें कि 30,000 to 35,000 और इवन द 40,000 पाउंड तक उनकी जो एनुअल फ़ी जाती है। और यहाँ अगर कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो स्कॉटलैंड के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, ये जो नॉर्दर्न रीजन है यूके की, यहाँ पे भी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अच्छी हैं। बाहर यूनिवर्सिटी अच्छी है, फ़ी ज़रा थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार पाउंड का गैप है। बट वो पंजाबी का एक मुहावरा है, हमारी ऑडियंस उसको बहुत वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगी कि कान को जहाँ से भी पकड़ा जाए वो कान ही रहता है। तो फिर वहाँ फिर आपको ज़रा ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। ये इस बात के ऊपर भी लोग बड़ी बहस करती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो इवन लंदन के अंदर नहीं है, बर्मिंघम के अंदर नहीं है, ये मेगा सिटीज़ हैं। तो ये इस पे अगर आप मुझे मौका देंगे, फिर कभी हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है। आपकी नज़र में स्टूडेंट रोड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? डॉक्टर साहब, अगर एडवांटेजेस की बात करें तो स्टूडेंट रूट जो है इसमें आना बहुत इजी है। अगर कोई अफोर्डिंग फैमिली से है कोई स्टूडेंट, तो उसको यूके में सेटल होने के लिए जो पाथवे जो चीपर है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेस और द स्टार्टअप वीज़ा, तो स्टूडेंट रूट है। इसमें
फ़ायदा ये है कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है फॉर 2 इयर्स। एंड इसके अलावा जो स्टूडेंट है वो अपने डिपेंडेंट को लेके आ सकता है। अगर डिपेंडेंट स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है, तो अगर उसको अच्छी जॉब मिल जाए तो दोनों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। इवन कि स्ट्रगल का पाथवे भी वो शॉर्ट हो जाता है, 2 4 5 6 महीने लग जाते हैं स्ट्रगल करते हुए, फिर बंदा सेटल हो जाता है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेरी नाकस जो है वो राय के अंदर डिसएडवांटेज सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो स्पेशली लो स्किल्ड लेबर के काम सोचते हैं। लो स्किल्ड जो लेबर है इसके अंदर मैं मेंशन करूंगा उस माइंड सेट को कि एक अच्छा स्टूडेंट है वो कोई अच्छा काम भी कर सकता है, उसकी वो कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करके अपने स्किल को पॉलिश करके स्किल को बेच सकता है। रादर वो स्किल को पॉलिश करके बेचने के बजाय अगर वो यहाँ पे आके कोई टेक अवे पे काम कर रहा है या फिर वो मतलब डिलीवरीज का उसके माइंड के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसके फिर ये डिसएडवांटेज होता है कि वो जो कमाता है वो उसकी फी वगैरह में चला जाता है, तो उसकी स्ट्रगल का पीरियड प्रोलॉन्ग होता जाता है, साल उसको स्ट्रगल करना पड़ती है और उसके बाद जाकर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उन बेनिफिट्स PSW के अंदर भी वो इतने अच्छे कैश नहीं करवा पाता क्योंकि उसका वर्क एक्सपीरियंस UK के अंदर ऐसा रहा होता है कि उसके एक्सपीरियंस को कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई मानता नहीं है। वो उसने 1 साल बस वो अपनी लाइफ को जो है वो सिर्फ लाइफ को चलाया होता है। तो मेरा यहाँ पे मानना ये है कि अगर कम्युनिकेशन किसी स्टूडेंट की बहुत बेहतर है, किसी के पास स्किल है, वो अपने स्किल को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकता है, तो उसके लिए तो यहाँ आने के बहुत एडवांटेजेस हैं क्योंकि उसकी अर्निंग मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक पाकिस्तान में अगर एक ग्रेजुएट जो है वो या फिर साउथ एशियन नेशन के अंदर जो कमा रहा है उसको आप तकरीबन 4 से 5 टाइम ज़्यादा कर लें, इतना यहाँ कमा सकता है बंदा। तो ये एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है। और यहाँ पे एक और मैं बात आपसे शेयर कर लूँ कि जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनको बहुत केयरफुली सोच के आना चाहिए कि 3 साल का उनका स्ट्रगल पीरियड है। उनको मतलब 3 साल के बाद वो इतनी एफर्ट करने के बाद सिला तो मिल जाता है, लेकिन अगर वो एफर्ट करना चाहेंगे तो, अगर वो एफर्ट नहीं करना चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, उनके अंदर स्ट्रगल करने का टेम्परामेंट नहीं है, तो फिर UK में आप पैसे तो बहुत लगा के आएंगे लेकिन यहाँ से वापस आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और बहुत जल्द हम डॉक्टर साहब के साथ एक और वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे वीडियो बनाएंगे ताकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकें और उनको यहाँ पे आके मुश्किल ना हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं।